हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। मेरी पिछली वीडियो में स्वॉट एनालिसिस की बात करने के बाद आज लेके आया हूं सेकंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, दैट इज कॉल्ड पेस्ट एनालिसिस। अगर आपने स्वॉट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूंगा आप वीडियो सेक्शन में जाके एक बार स्वॉट एनालिसिस वाली वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि तभी आपको पेस्ट एनालिसिस ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जब भी मैं अपनी स्टूडेंट से बात करता हूं तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब मैं टेक्निक्स की बात करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्वॉट एनालिसिस के बारे में पता होता है। पेस्ट एनालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो आज बात करेंगे ऐसी एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स की जो हमको हेल्प करती है इन स्कैनिंग अवर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो पेस्ट एनालिसिस के अंदर मैं 4 एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर जो डिस्कस करेंगे दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि आप एक कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरमेंट और सामने वाली कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, आप इंडिया में ऑपरेट करते हैं और इंडिया के साथ साथ अगर आप चाइना में, पाकिस्तान में, यूएस में ऑपरेट करते हैं तो दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। इंडिया के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टर्म चेंज हो जाए। तो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो हर रूलिंग गवर्नमेंट का अपना एक माइंडसेट होता है। दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन सर्टेन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ग्रो करती है कांग्रेस के टाइम पे, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ग्रो करती है बीजेपी के टाइम पे। तो यू नीड टू सी कि कौन सी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का टर्म चल रहा है और कितने चांसेस है कि वो आगे, जैसे हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया, दोबारा से 5 साल के टर्म में आए, तो वी नो कि अभी पॉलिसीज जो बनेंगी वो उनके अकॉर्डिंग बनेगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल एनवायरमेंट। किस किस कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स करने वाला है, किस किस कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट कैसा रहेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। दूसरे फैक्टर की बात करूंगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सप्लाई, हमारी डिमांड, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों का बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, वहां के लोगों की इनकम कितनी है, वहां के लोगों, उस कंट्री का जीडीपी कैसा है, लोग कितना स्पेंड करते हैं, सेविंग कितना करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, दैट इफेक्ट्स अवर बिजनेस। वहीं पे अगर मैं बात करूं अपने थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर की, दैट्स कॉल्ड सोशल एनवायरमेंट। बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेमोग्राफिक्स को स्टडी करना। वहां पे फैशन क्या है, वहां पे ट्रेंड क्या है, वहां के लोगों का कल्चर कैसा है। मैकडॉनल्ड ने बहुत बड़ी गलती की थी इंडिया के अंदर जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बीफ ऑयल को यूज किया। उनको इंडिया का सोशल एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए था। जब मुंबई में लोगों को पता चला कि पहला मैकडॉनल्ड का जो आउटलेट है दे आर यूजिंग बीफ ऑयल इन प्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेस्ट किया गया। और उसके बाद आज तक मैकडॉनल्ड ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अंदर कहीं पे भी बीफ प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया। तो वो इंडिया का कल्चरल एनवायरमेंट है, इंडिया का सोशल एनवायरमेंट है। सो यू नीड टू सी इंडिया का सोशल क्लास कैसा है, इंडिया का डेमोग्राफिक्स कैसा है। कहते हैं यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, मिडिल क्लास ज्यादा है, तो वो हेल्प करेगा आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने में। वहीं पे अगर मैं चौथा फैक्टर की बात करूं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। एक ऐसा एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा जल्दी अपग्रेड होता है, बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होता है। तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू अडेप्ट योरसेल्फ। आपको भी अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। देखिए तो एआई बहुत ज्यादा, डिजिटलाइजेशन की बात करें, एआई इज इंप्रूविंग, रोबोटिक्स बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बड़ी कंपनीज रोबोटिक्स के थ्रू प्रोडक्शन कर रहा है, एंड इट हेल्प्स देम इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप रोबोटिक्स पे काम करते हैं, अगर आप एआई की बात करते हैं, तो आपको परफेक्शन ज्यादा मिलेगा, आपको प्रोडक्शन ज्यादा बेटर मिलेगा और आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स पेस्ट एनालिसिस। इस पेस्ट एनालिसिस को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। अगर 2 और फैक्टर्स की बात करें तो बहुत लोग यूज करते हैं पेस्टल एनालिसिस, PESTEL। वहां पे वो 2 और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, विच आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो हमारे आसपास का एनवायरमेंट, अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूं, कोई भी बिजनेस जो है वो सराउंडिंग से लेता है। सराउंडिंग से अगर आप कुछ ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, मैन पावर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सराउंडिंग के लिए भी बनती है। ऑल्दो यू आर पेइंग टैक्सेस, डेफिनेटली यू आर पेइंग टैक्सेस, लेकिन आपकी फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एनवायरमेंट के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए बनती है। वहीं पे इंडिया ने 2014 में दे टुक ए मेजर स्टेप। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने CSR नॉर्म्स को कंपलसरी किया अपने कंपनीज लॉ एक्ट को चेंज करके। 1 अप्रैल 2014, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, जहां पे आपको
सारा स्टडी करने को मिलेगा कि 2014 इंडियन कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस आए उसमें सीएसआर के रिगार्डिंग क्या चेंजेस किए गए। तो स्पेशली इंडिया ने वो चेंजेस किए ताकि आप अपने सराउंडिंग, अपने क्लाइमेट के बारे में वो ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान रख सकें। जो हमारा लास्ट और सिक्स्थ एनवायरमेंटल फैक्टर है दैट इज कॉल्ड लीगल। क्या लेबर लॉज बनाए हुए, क्या टैक्सेशन बनाए हुए, क्या पॉलिसीज बनाई हुई है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई पॉलिसीज, जैसे अभी मैंने सीएसआर लॉ की बात की, तो अगर उन्होंने कंपलसरी कर दिया तो नाउ वी नीड टू फॉलो दैट लीगली। लेबर लॉज, कितना मिनिमम पेमेंट करना चाहिए, हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब मैं इन 6 फैक्टर्स की बात करता हूं तो इट इज कॉल्ड पेस्टल एनालिसिस, और दिस इज वन ऑफ द वेरी एडवांस एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगर आपने स्वॉट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बाद आप स्वॉट की वीडियो देखें, जहां पे आपको इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में भी समझ आएगा। दोनों एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं दिस पर्टिकुलर स्कैनिंग टेक्निक कैन बी यूज, दैट इज कॉल्ड पेस्ट और पेस्टल एनालिसिस। तो गाइज आई होप आपको क्लियर है। मैं बहुत जल्दी आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ नया आपको बताता रहूंगा। थोड़े से टाइम में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता रहूंगा, एंड आई होप आप मेरे को सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।